मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक आए थे? मैम इसका दी एंड हो गया था। ओके, एंड हो गया था इसका। हम्म याद आ रहा है किसी को क्या था इसका एंड? कोई बताएगा आप में से? थोड़ी सी ओवरलुक चर्चा इस पर कर लेते हैं। कितने लोग जुड़े हैं? 6 लोग जुड़े हैं। यस यस, बताइए। इसी को आज थोड़ा सा ओवरलुक करवा लेंगे हम। क्या है इस मैम वो जो डॉक्टर रहते हैं वो फिर से आते हैं उसके घर पे। हम्म फिर वो उसे बोलते हैं कि ये जो तेरी मासी है यही तेरी माँ है। हाँ, आपको पूरी फिर वो स्टोरी सुनिए पूजा, आपको पूरी स्टोरी बतानी है इस एकांकिका की, ताकि जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी समझ में आए। जैसे दीपदान का लिया था ना हमने एक एक करके, तो आप कीजिए। एकांकिका आपके सामने है, रिकॉर्डिंग सिस्टम स्टार्ट है। आप यदि आना चाहती हो ऑनलाइन में या वीडियो में तो आ जाइए, ताकि ये सारा सिस्टम बाहर जाने वाला है। बाहर से तात्पर्य यूट्यूब पर। कोई भी केवल पूजा का नाम ले मतलब पूजा ही आनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि इस एकांकिका में क्या है, प्लीज वेलकम। क्या हुआ? मैम मैं बता दूं क्या, ये मैंने बहुत बार बताई है हर लेक्चर में, तो मुझे वो स्टोरी पूरी माइंड में है मैम। हाँ मैं चलिए। बिना देखे बता सकती हूँ। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए प्लीज वेलकम। मैम ये जो माँ जो स्टोरी है, ये यस विष्णु यस। प्रभाकर पूजा, जी के। पूजा, क्या जी ये मैम। क्या ये स्टोरी है? नहीं मैम ये एकांकी है, सॉरी। हाँ ओके ओके। यह जो एकांकी है ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित है। पहले हमने प्रभाकर जी का परिचय देखा, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कैसे की है, ये सब देखा था। तो उनका जन्म है 21 जून को हुआ था। नहीं, 21 जून 1912 में हुआ था। उस दिन हमारे भारत में योगा डे भी मनाया जाता है। मिर्जापुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। और उन्होंने अपने मामा के घर हिसार में, जब वो पंजाब का हिस्सा था, वहां पे गए वो। अ, उसके बाद में उन्होंने बीएड किया, डिग्री प्राप्त की, हिंदी भूषण की उपाधि की। और उन्होंने विष्णु प्रभाकर जी ने महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का उन पे बहुत गहरा असर था। मतलब वो गांधी जी को देखना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। गुड फिर गुड। ये जो हम विष्णु प्रभाकर जी है, इन्होंने यह एकांकी जो है इसके बारे में पहले मतलब उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं ये भी बताया था। उनको उपन्यास में मिले, नाटक में मिले, कहानी संग्रह में मिले, आत्मकथा में भी मिले हैं, और यात्रा वृत्ता में भी मिले, और जीवनी में भी मिले। और उनका निधन जो है वो 11 अप्रैल 2009 में हो गया था। उनके इसके बाद उन्होंने एकांकी का छोटा सा मतलब इन शॉर्ट हिंट दे दी कि स्टोरी में क्या क्या है। तो इस स्टोरी में एक माँ है जिसका नाम कमला है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम मनीषी है। जो कमला है, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उसने ऐसे तैसे 2 वर्ष निकाले, और फिर वो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को लेके कहीं चली जाऊंगी। इस कहानी में उन्होंने बताया कि माँ तो माँ होती है, चाहे संतान कैसी भी हो, वो अपने पूजा, संतान से। पूजा, जी मैम। जी 10 मैम। बार एकांकी एकांकी बोलो। एकांकी। बोलो 10 बार। जब तक आप ये स्टोरी माइंड से नहीं निकालोगे ना, तब तक एकांकी बोलना होगा आपको। सॉरी मैम, अभी आ गया।
तो ये जो एकांकी है इसमें वो बता रहे हैं कि बच्चे चाहे कैसे भी, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने संतान से कभी नफ़रत नहीं कर सकती। तो वो सोचती है कि मैं अपनी बेटी को लेके चली जाऊँगी यहाँ से, लेकिन वो जब निकलती है तो उन इ इस एकांकी में एक बाबूजी का कैरेक्टर सिर्फ़ इतना ही आता है कि वो उनको रोकते हैं जाने से। तो फिर वो मनीषी को नहीं ले जा सकते ऐसा बोलते हैं वो। वो बोलते हैं कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो, तो खानदानी जीवन क्यों खराब किया? तो फिर वो मनीषी को छोड़ के चली जाती है। फिर वो छोड़ के जाने के बाद जो मनीषी है वह नवयुवक से नवयुवक से प्रेम विवाह कर लेती है और उनके पड़ोस में ही यह कमला जो है मनीषी की माँ, यह रहती है, लेकिन मनीषी को नहीं पता रहता कि ये मेरी माँ है। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रेम उससे करती है। वो मनीषी जो है वो को मौसी कह के पुकारती थी। लेकिन जो मौसी थी वो कितनी दुर्भाग्य थी कि मनीषी की सगी माँ होते हुए भी वह उसकी मौसी बनी हुई थी। क्योंकि वो मनीषी जो है अपनी माँ से बेहद नफ़रत करती थी। तो इस एकांकी की छोटी-सी हिंट दी हुई है। अभी हम एकांकी की तरफ चलते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी हिंट में ही सब समझ में आ जाता है कि जो मनीषी जो है, वो ऐसे थोड़ी बीमार टाइप लगती है, तो डॉक्टर साहब आते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब से मनीषी के जो हस्बैंड है, जो जिनसे उसने लव मैरिज की थी बादल, वो डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहता है कि क्या हुआ? डॉक्टर कहता है कि मतलब डॉक्टर जो है उसकी एक लाइन फेमस है, वो मतलब कुछ भी बोलने से पहले वो ही बोलते हैं। एक दोहा टाइप में रहती है वो, कहत कबीर सुनो मेरे भाई साधो मनी। यह लाइन हर सेंटेंस मतलब वो अगर कोई बात कहते हैं तो उससे पहले ये सेंटेंस कहते हैं, ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है। तो फिर जो बादल है वो डॉक्टर को पूछता है कि इन्हें कौन-सा रोग हुआ है, क्या हुआ है? फिर डॉक्टर बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी मानसिकता से मतलब थोड़ा दिमागी मानसिकता से इसे कहीं बाहर घूमने लेके जाओ। फिर इतने में फिर वो कहता है मनीषी कहती है कि मैं पागल हूँ क्या? मानसिकता में गड़बड़ है यानी कि मैं पागल हूँ क्या? फिर डॉक्टर कहता है नहीं, नहीं वो एक तराजू का एग्ज़ाम्पल देता है कि जिस तरह तराजू में एक तरफ सामान रख दे और दूसरी तरफ न रखे, तो वो एक तरफ झुक जाता है। वैसे एग्ज़ाम्पल देता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हो रहा है, ऐसा वो डॉक्टर बताते हैं। फिर वो मौसी आती है। मौसी जो है वो पूछती है कि क्या हुआ मनीषी को? तो मतलब मौसी जो है वो पूछती है कि क्या आती है और पूछती क्या बात है, क्या हुआ? तो बादल कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बाहर जाने के बहा बहाने की ये पड़ी है क्योंकि बाहर जाने के लिए घूमने के लिए उसकी इच्छा हो रही है। फिर जो कमला है वो वो कमला जो है वो उसे कहती है कि आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, तुम छुट्टी ले लो और इसके साथ घूमने चले जाओ। फिर वो बादल कहता है ठीक है हम घूमने जाएँगे। फिर उसके बाद में एक मनीषी की बचपन की दोस्त मतलब उसके ही गाँव की लड़की है, उसका नाम मंजू है। उसकी भी एंट्री हो जाती है। वो मतलब मनीषी जो है वो मतलब जब क्या बोलते कमला को जब बताती है ना कि उसका संसार का एकमात्र सत्य है, सतना को उसका अपमान नहीं मतलब वो अपनी माँ के बारे में जब बुरा बोलती है, वो बोलती कि मेरी माँ दुष्टता है, मेरी माँ मतलब गलत है, तो इतने में वो मेरी माँ मेरा अपमान करती है, तो इतने में ना वो मंजू आ जाती है। वो मतलब जो मनीषी जो माँ के बारे में स्टेटमेंट बोलती है, सबके अपोज़िट मंजू रहती है। मतलब मंजू को लगता है कि जो मनीषी बोल रही है वो एकदम गलत है और एक्चुअली में वो गलत रहता है। मतलब अपनी माँ की बुराई करती है, अपनी माँ को बुरा बताती है। तो जो मंजू है वो कहती है कि एकदम गलत है। हम्म तो फिर जो मंजू जो है वो कहती है
मंजू जो है उसे मनीषी पूछती है, अरे मंजू तू? तो वो मंजू कहती है, हाँ हूँ मैं ही, लेकिन तू किसको गलत ठहरा रही है? फिर मंजू जो है वो मनीषी को समझाती है, बताती है कि माँ ऐसा नहीं कर सकती, कैसी भी माँ हो। तो वो मंजू जब उसे समझाती है तो फिर वो कमला के पास जाती है। तो जो कमला है, तो वो कमला को बताती है कि अ, जो कमला है उसे वो बताती है कि जो उसकी माँ है वो उसे याद कर रही है, वो यहाँ इस शहर में आ चुकी है, वो उसे 3 महीनों से पत्र लिख रही है, वो सब बताती है। तो कमला कहती है कि मैंने ये सब सुन लिया जब तुम मंजू से बात कर रही थी। फिर जो कमला है कमला जो है उसे वह पूछती है मनीषी को कि तुमने क्या तुम्हारे पति को यह बात बता के रखी है कि तुम्हारी माँ जिंदा है और यहाँ इस शहर में आ चुकी है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी खुशियों में आग लग जाएगी, मेरी माँ अभी आ रही है तो उनसे मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो आ रही है। तो जो फिर जो अ, मनीषी जो है वो उस कमला को कहती है कि मैं क्या करूं, अब मेरी माँ इस शहर में आ चुकी है, वो मुझसे मिलना चाहती है, वो मुझे 3 महीनों से पत्र लिख रही है। तो फिर इतने में डॉक्टर साहब आते हैं। फिर वो मतलब वो बादल से पहले उसकी बात होती है, तो बादल कहता है कि क्या तुम्हारी माँ सच्ची में जीवित है? अरे तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? तो फिर इतने में डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि जो मौसी है वही तुम्हारी माँ है, वह जो मतलब डॉक्टर जो है उसे पता था कि मनीषी की माँ कमला है, और कमला को भी पता था कि मनीषी मेरी बेटी है। तो फिर वो डॉक्टर जो है वह कहता है कि तुम्हारी माँ यही है, तुम्हारी माँ आएगी, पर इस समय फिर वो जो है मनीषी पूछती कि इस समय कहाँ है मेरी माँ? फिर वो मनीषी जो है उसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी माँ मतलब जो घर डॉक्टर जिसके घर में रह रहा है उस घर की मालकिन है वो कमला, वो मनीषी की माँ है। तो फिर बादल जो है वो कहता है कि जिसे हम मौसी मौसी कहते थे वही तुम्हारी माँ है। फिर जो मनीषी है मनीषी जो है वो मतलब ऐसे पागल सी हो जाती है। फिर वो कहती है कि ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता। और फिर जो बादल है वो पुकारता हुआ मनी मनी मतलब मनीषी को वो मनी बोलता था, उसके पीछे जाता है। और वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि वो अपनी माँ के पास जा रही है। कबीर साहिब कहते हैं कि हमको भी चलना चाहिए। मतलब कबीर साहिब मतलब वो डॉक्टर है जो कि वो हर दोहे में मतलब ये दोहा बोलते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में बोला है ये। फिर जो बादल है उसे कहता है चलो बादल और चलो मंजू। फिर ये स्टोरी खत्म हो जाती, ये एकांकी खत्म हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गए आप सभी लोग? और दीपदान एकांकी, दीपदान भी आपको बताना है। कौन बताना चाहेगा आज? कितने लोग जुड़े हैं? 6 लोग हैं। हाँ बताइए। पूनम, पूजा पाटिल। कोई भी बताइए बेटा। ये जब तक हम लोग आपको समझ में नहीं आया और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, एकांकियां खत्म हो जाएगी, लेकिन एक कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ते जाए और आपको कुछ क्लियर ना हो जाए। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग उन एकांकियों को पढ़ो, अच्छे से पढ़िए, है ना। बस केवल पन्ने मत पलटिएगा। क्या है इस एकांकिका में? दीपदान एकांकी सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बढ़िया एकांकी है। इतिहास। मैम एक दायमा नाम की एक नहीं, पन्ना नाम की एक दायमा रहती है जो हम्म। कि एक उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के महाराणा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है।
उसी दिन देवी की पूजा रहती है, उस दिन सब दीपदान करते हैं। उसी दिन उन्होंने अपने पुत्र का दान करके दीपदान कहलवाया। ओके, बढ़िए, आगे बढ़िए। किसने लिखा है ये जो एकांकी, दीपदान जी मैम। एकांकी, किसने लिखी? मैं ही बताऊं क्या, कोई बता रहा है? चा, हाँ, चांस दीजिए, किसी और को बोल रहे हैं क्या पहले? कोई भी बोलिए बेटा, जरूरी नहीं है। मैम मैं ही बोल देती हूँ, शायद कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलिए। यह जो एकांकी है दीपदान, ये राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 15 नवंबर सन 1905 में हुआ था। सागर जिले का एक संभ्रतन परिवार में हुआ था। उन्होंने जबलपुर में और नागपुर में अपनी पढ़ाई खत्म की। उन्होंने 1929 में फर्स्ट ईयर का एमए प्राप्त किया और 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ पर नागपुर विद्यालय में पीएचडी उपलब्ध की है। सन 1938 सन 1948 में उन्होंने शिक्षा निदेशन पद का कार्य किया और सन 1959 59 में उन्होंने प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद प्राप्त किया और मास्को और श्रीलंका में उन्होंने अध्यात्मक कार्य भी किए। मास्को और श्रीलंका, यह 2 देशों में बचपन से ही डॉक्टर वर्मा जो है उनको अभिनय का शौक था। इसी कारण से आरंभ से ही वो रंगमंच से जुड़ित हो गए थे और उनको है ना 26 जनवरी 19 26 जनवरी 1963 में उनको भारत सरकार के पद्म भूषण जो है उससे सम्मानित किया। और फिर आगे उन्होंने क्या-क्या स्टोरी लिखी वगैरह ये सब देखा हमने और उनका निदान 1990 में हुआ, लेकिन कब हुआ ये नहीं बताया है। फिर उन्होंने जो ये एकांकी है इसका छोटा-सा परिचय दिया कि एक जो इसकी नायिका है, मतलब इस एकांकी की जो नायिका है पन्ना, उसे सब दाइमा कहते हैं। उनका चरित्र चित्रण और एक कुंवर उदय सिंह का चरित्र चित्रण इसमें बताया है कि कुंवर उदय सिंह जो है वो चित्तौड़गढ़ के महाराणा जो सांगा थे उनके छोटे पुत्र थे और चित्तौड़गढ़ राज्य का जो सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी था, वो था कुंवर जो महाराणा सांगा थे। महाराणा जो सांगा जो थे वो दाइमा को उदय सिंह की संरक्षण उठाने का कह के गए थे। तो वो जो पन्ना है वो महाराणा को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है और जो महाराणा सांगा है उनका एक भाई है पृथ्वीराज, उनका एक दासी पुत्र बनवीर है जो कि उदय सिंह की हत्या करके मतलब इस महाराणा पद को हासिल करना चाहता है। तो जो अभी ये जो दीपदान है इसमें कुंवर उदय सिंह जो है वह जो है वो सांगा के सबसे छोटे पुत्र है और आयु उनकी 14 वर्ष है। पन्ना है इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, उन्हें दाइमा कहा जाता है और उनकी आयु 30 वर्ष की है। चंदन जो कि दाइमा का पुत्र है, उनकी आयु 13 वर्ष की है और जो सोना है वो कुंवर उदय सिंह की दोस्त भी है और उससे प्रेम भी करती है। वह 16 वर्ष की है और शामली आयु 18 वर्ष की है जो कि परिचारिक करती है, मतलब कि जो कीरत मतलब जो पत्तल वगैरह उठाता है, जिसकी सहायता से दाइमा ने कुंवर साहब को उस महल से बाहर निकाला था। और बनवीर जो कि पृथ्वीराज का पुत्र है, उसकी आयु 32 वर्ष है।
यह सब 19 नहीं, यह सब 1536 में लिखित हुआ है। उस दिन मतलब रात्र का दूसरा प्रवाह चल रहा था, तो राजा कुंवर साहब के महल में यह सब हो रहा था कि वहां पे सब डांस वगैरह कर रहे थे, सब नाच वगैरह रहे थे। तो कुंवर साहब आते हैं और वो दाई माँ से कहते हैं कि वहां सब नाच रहे हैं, सोना नाच रही है, चलो हम के आते हैं। तो दाई माँ है, उन्हें ये सब पसंद नहीं रहता, क्योंकि उस दिन दीपदान की पूजा रहती है, दीपदान किया जाता है, इसलिए यह सब कार्यक्रम प्रोग्राम हो रहा था। पर दाइमा नहीं जाती है, वो कुंवर दाइमा से बहुत देर तक बहस करते हैं, बहुत बातें बताते हैं, लेकिन दाइमा नहीं जाती है। तो फिर वो नहीं जाती, तो कुंवर जो है वो रूस कर अपने कमरे में जाकर भूखे प्यासे सो जाते हैं। वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। फिर इतने में वह जो सोना होती है, शायद उसकी एंट्री हो जाती है। इतने में वो कुंवर को ढूंढते ढूंढते आती है, तो सोना के आने से पहले ही उसके नुपुर जो है वो बता देते हैं कि सोना ही आ रही है। तो फिर वो जो सोना है वो आती है और दाइमा से पूछती है कि कुंवर कहाँ है। तो दाइमा बोलती है वो सो रहे हैं, वो मुझसे रूठ के सो गए वगैरह। फिर वो कहती है कि मुझे कुंवर के साथ खेलना था, उसे मैं नाच दिखाने ले जाना चाहती थी। लेकिन दाइमा मतलब उसको जोर से बोलती है और वो वहां से चली जाती है। सोना के जाने के बाद सोना जो है वो चली जाती है। उसके बाद में सोना के बाद में शामली नहीं, चंदन आता है। वो चंदन अपनी माँ को बताता है कि वो जो जो ऑब्जर्व करता है इस एकांकी में सोना और कुंवर के साथ में, वह सब वो अपनी माता को बताता है कि मैं देखता हूँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो सिर्फ दोस्त दोस्त नहीं है। वह सब अपनी माँ को बताता है। फिर उसकी माँ उससे पूछती, तुम तो किसी को नहीं देखते? तो फिर वो जो पहाड़ी पे शेर रहता है उसके, हाँ, वो बोलता है मैं देखता हूँ। तो जो पहाड़ी पे शेर रहता है उसका बताता है वो अपनी माँ को कि मैं उसे देखता हूँ माँ। फिर वो पूछता है कि कुंवर कहाँ है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। फिर उसकी माँ कहती है कि आज तू अकेले ही खा ले, कुंवर नहीं है यहाँ पे। तो वो फिर खाना वगैरह खा के आता है। फिर वो बोलता है कि कुंवर नहीं था तो आज पेट भरा भी नहीं और खाने में मजा भी नहीं आया माँ, कुंवर कब उठेगा माँ। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि अ, मतलब वो अपनी माँ, उसको है ना ऐसे कुंवर बनने का शौक रहता है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि मैं बड़ा होके तेरी पूजा करूंगा माँ, मतलब तेरा आदर करूंगा। फिर उसकी माँ वो जो शामली है वो बताती है बाहर से आके कि यह सब चल रहा है, कुंवर को मारने की साजिश हो रही है। जब वह सो जाएंगे तो रात में अंधेरे में उन्हें पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर मारने वाला है तलवार से। तो फिर जो पन्ना है वो आंख बंद करके हाथ जोड़ती है। फिर इतने में वो जो पत्थर उठाने वाला आता है अ, तो दाई माँ कहती है कि मुझे देवी ने यह उपाय सुझाया है कि मतलब वो उससे पूछती तुझे किसी ने चेक वगैरह तो नहीं किया था? वो बोलता है मैं तो पत्तल उठाने वाला हूँ, मुझे कौन चेक करेगा। फिर वो जो दाई माँ है वो कुंवर साहब को वहां से उठाती है और धीरे से उसके पत्तलों की टोकरी में रख देती है और ऊपर से पत्तल डाल देती है। फिर वो वहां से दाई माँ कहती है उसे कि यहाँ से लेके जाओ और निकल जाओ, इसे मतलब सेफ्टी से बाहर निकालो। और जहाँ पे कुंवर साहब सोते थे वहां पे वो चंदन को सुला देती है। फिर जो बनवीर होता है वो आता है और अंधेरे में जो चंदन होता है उसकी मृत्यु कर देता है। तो फिर इतने में जो दाइमा होती है वो जोर से चिल्लाती है। फिर उन्हें बाद में पता चलता है बनवीर को कि मतलब बनवीर को दाइमा कहती है, पहले बोलती है कि छोड़ दो मुझे, इसे छोड़ दो। फिर वो छोड़ता नहीं, तो वो तलवार चलाता है। तो बनवीर को मतलब उसकी मृत्यु, उसका सर कटने के बाद पता चलता है कि वह तो पन्ना का पुत्र चंदन था, कुंवर नहीं था। तो जो बनवीर है वो जो बनवीर है वह
जो बनवीर है वो पन्ना को मतलब जो पन्ना है वो बनवीर को मतलब ऐसे बोलती भला बुरा, तो वो कहता है कि अगर मेरा नाम लेना है तो जय कार्य के साथ लो, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अब यहाँ का ये बन गया हूँ महाराणा। बस मैम। और आगे? और आगे कहाँ जाए मैम? चलो बढ़िया। देखिए, ये जो दीपदान एकांकिका को आपके सम्मुख रखा है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐतिहासिक धरातल पर आधारित ये एकांकी है। दूसरी एकांकिका को हमने जब आपके सम्मुख रखा, माँ इस एकांकिका को, तो माँ यह एक परिवार को लेकर आ रही है। हर एकांकिका का जो दस्तावेज है वह जीवंत दस्तावेज है कि कल के जो लोग थे, वह कल के लोग कैसे रहते थे, आज के लोग कैसे रहते हैं, आज की लड़कियां कैसे रहती हैं, है ना। इन दोनों का प्रमाण यहाँ पर हमें मिल जाता है। एक के ऊपर दायित्व आता है तो उसका परिवार का उत्तरदायित्व निभाते हुए उस औरत को क्या करना पड़ता है। आखिरकार इन दो एकांकियों को देखने के पश्चात जब हम तीसरी एकांकी पर नजर दौड़ाते हैं, तो तीसरी एकांकी कौन सी लेनी है, आप बताइए कौन सी अच्छी लगेगी। ये फिर से आ गया उल्टा पुल्टा। हम्म। और एक ऐसे ही दूसरी एकांकिका के रूप में हम आपके सम्मुख आएंगे, अ, और जिस वो भी ऐतिहासिक एकांकिका के रूप में ही है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखित एकांकी। ये रनिंग आउट ऑफ द टाइम आ गया। तो देखिए, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की जो शैली है, वो तो बचपन से ही लिखा करते थे। मतलब नाटक करना, नाटक खेलना, यह उनका ही शौक था। यदि हम इनके जीवन के पहलुओं पर बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि भोर का तारा विद्यार्थी काल में ही लिखा गया था, और उसकी जो प्रशंसा भी थी, मतलब काफी प्रशंसा भी उनकी हुई, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत ही, हम कहे कि एक ऐसा होता है कि जो हम कहे ना कि आप ही आपके परिवार के सेलिब्रिटी होते हैं। अब आप कहोगे कि हम हमारे परिवार के सेलिब्रिटी कैसे होते हैं, तो पूरा परिवार आप ही पर डिपेंड करता है। आपकी एग्जाम पर, जब आपकी एग्जाम होती है, निकट आती है, तो क्या घर के परिवार में हमारे परिवार में शादी तय की जाती है? नहीं। तो इसलिए आप आपके परिवार के सेलिब्रिटी हो, आप आपके महाविद्यालय के सेलिब्रिटी हो। जो भी आपका अनोखा कार्य होता है, उस अनोखे कार्य के अनुसार ही आप अपना वक्तव्य देते हो। आपसे ये एकांकिका को हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को, कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर? यस, हाँ, अश्विनी है, पूजा, प्रीति, पूनम, रीना। एक ने भी लिखने का प्रयास नहीं किया बेटा। आपको बताया था कुछ आर्टिकल दीजिए, कोरोना महामारी के समय में लिखिए, या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति आपको कैसे लगती है, इसके संदर्भ में लिखिए। बहुत ही जल्द मुझे वो सबमिट करना है बेटा, केवल और केवल पूजा, पाटिल पूजा का नहीं, हाँ, शर्मा पूजा का मेरे पास आया हुआ है। तो आप जो भी लिखें, बस आप लिखकर आपके नाम पर तो डालें, हम उसे तंदुरुस्त करवा देंगे बेटा, दुरुस्त करवा लेंगे। बस आप उसे डालो तो, कि मैडम मैं इस पर लिखना चाहती हूँ, हमारा विषय ये है। या आपको जो लगता है आपके कॉलेज पर, महाविद्यालय जीवन पर आप आधारित कुछ लिख सकते हो, कुछ वैचारिक लिख सकते हो। आपने यदि नहीं पढ़ा होगा तो शारदीयों को जरूर पढ़िए। वो आपको फ्री में, गिफ्ट ऑफ में, आपको वह आपके जो आर्टिकल्स है उसे पब्लिश करेगा, आपकी कविताओं को पब्लिश करेगा। तो कोई कविता लिख करना जानता है तो कविता को कीजिए, लघु कथा को लिखिए। बेटा 10 बार ये सूचना डाली थी जब से हमें नोटिस मिली है, लेकिन किसी ने नहीं प्रयास किया। अभी बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते जा रहे कि यार जैसा भी हो, जो भी हो, कम से कम लिखो तो सही। हमारे पास तो आपका मैटर आने दो, और फिर उस मैटर को कैसे बनाना है, कैसे ढालना है, हम पर छोड़ दो। आपको बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको लिखने की जरूरत है। जो आपके माइंड में आए, एकांत स्थल पर चले जाए, घर के कोने में चले जाए, टेरेस पर चले जाए, या आपके रूम में चले जाए, और अपने आप को वहां पर बैठकर लिखो कि मैं क्या लिख सकती हूँ, बिना किसी की सहायता से क्या मेरी लेखनी चलती है।
कि मैं संविधान पर ही लिख लिया, भारतीय संविधान पर, या हमारे महाविद्यालय पर लिख लिया। माँ इस एकांकिका को आपने पढ़ा तो आज की युवाओं की जो मानसिकता है उसी पर हमने लिख लिया, है ना। तो जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे बेटा, तब तक आप लोगों के नाम नहीं आएंगे, आपका आर्टिकल नहीं आएगा, तब हम कैसे समझे कि इस बच्ची का ये विषय है। तो प्लीज बेटा, आई रिक्वेस्ट यू, फिर से आपको रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, मेरा इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा है तो केवल आपका, आपके नाम उसमें छपेगा, नाम के साथ आपको वह शारदीय फ्री में दिया जाएगा। और ये भी होगा, जैसे हम लोगों को जब छपवाना पड़ता है तो छपवाने के लिए हमसे 2,000 या 2,500 रुपए लेता है कोई भी पब्लिशर जब छपवाता है। हमारा महाविद्यालय आपके लिए ये सारी सुविधाएं फ्री में कर रहा है। लेकिन आप लोगों, क्या आप आपका नाम भी उजागर करना नहीं चाहते? तो यदि ऑफलाइन मोड पर हम लोग मिल सकते थे तो आपकी चाहत देखकर या आपका आपकी प्रकृति देखकर कि आपको ये विषय बहुत अच्छा लगता है, या ऐसा भी होता है कि आप यदि संत साहित्य पर लिखना चाहते हैं तो मेरे अच्छे जो साहित्यकार है उन साहित्यकार पर लिखिए, प्रेमचंद पर लिखिए, कबीरदास जी को पढ़िए, कबीरदास जी पर लिखिए, उनकी वर्तमान जगत में क्या आवश्यकता है उससे लिखिए, वर्तमान जगत की प्रासंगिकता कैसे संत साहित्य उससे लिखिए, कोरोना महामारी के काल में आध्यात्म का योगदान क्या होता है उससे लिखिए। देखिए, कितने सारे विषयों को हमने आपके सामने रखा बेटा, है ना। है क्या किसी की इच्छा लिखने की? आप में से कोई लोग लिख सकते हैं क्या ऐसा? अश्विनी, पूजा, प्रीति, जी पूनम। मैम, लिखूंगी। वेरी गुड अश्विनी, आपका नाम आ गया बेटा हमारे पास। और कोई? देखो, कम से कम प्रयास तो करो। जैसे भी प्रयास होगा आपका, जिस रूप में भी होगा, लेकिन ध्यान में रखिए बेटा कि मुझे हिंदी का मैटर चाहिए, मराठी का नहीं चाहिए। हम हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी भाषा को में लिखना चाहेंगे। तो जैसे भी आपकी टूटी फूटी हिंदी हो, उस टूटी फूटी हिंदी में आप जरूर लिखें, हम उसे दुरुस्त करवाएंगे, ठीक है। लेकिन विषय आपका हो, इच्छा आपकी हो, उसे बस आप लिखो और हमारे मोबाइल पर सेंड कर दो, ठीक है। और कोई? चलो, पूजा का हो गया है, शर्मा पूजा का। पूजा विजय पाटिल आपका बाकी है। प्रीति, पूनम, रीना, आपका क्या कहना है बेटा इस पर? कविता कीजिए, किसी विषय पर कविता आती हो, लघु कथा कीजिए, लघु कथा आती हो, लेकिन लिखिए तो सही। क्या प्रयास करोगे आज आप लोग? महिला दिन है आज, महिला पर लिखिए। कोई आवश्यकता नहीं है इन सभी विषयों की, आप महिला पर भी लिख सकते हैं कि कोविड-19 के युग में महिलाओं की मानसिकता, क्या मानसिकता हो गई है महिलाओं की, क्या लगता है महिलाओं को, लिखिए, अपने माइंड से लिखिए। अरे, हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे, दीवारों से या लैपटॉप से बात नहीं कर रहे हैं, बस गायब हो जाते हैं। यही डर लगा रहता है कि ये बच्चे गायब न हो जाएं। गायब हो जाए मतलब हो सकता है उसका नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन आप लोग लिखिए बेटा, नाम आपका होगा, काम आपका है, नाम आपका होगा, नाम आपका है, महाविद्यालय आपका है, यूनिवर्सिटी में आप लोगों का नाम होगा, तो प्लीज पुरस्कार से पुरस्कृत आप लोग हो जाओगे। अभी इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है। पूजा, और एक बार आप डाल दीजिएगा बेटा मैसेज कि शारदीय में आवश्यकता है आर्टिकल्स की, कविता या लघु कथा की। प्लीज, जिनको लिखने का शौक है, जैसे भी बनता है आप लोग लिखिए, या आप लोगों के गर्ल्स का जो ग्रुप बना है ना SY का, उसमें डाल दो, ताकि ये केवल अपने हिंदी के बच्चों को ना मिले, बाकी के सभी बच्चों को मिले, ठीक है। मैम डाला हुआ है ये सब, मराठी में भी लिखने को बोला है और इंग्लिश में भी मित्तल मैम ने बोला था। तो कोई नहीं बच्चे लिख रहे हैं क्या? पता नहीं मैम, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मेहंदी वगैरह कंपटीशन थे उसके लिए भी बहुत बोला, लेकिन कोई ऐसे चाहता ही नहीं कि हम ये काम करें।
अभी अगर बोला लिखने को तो मैंने तो वो लिखा है जो मुझे कोरोना में लगा, जो मैंने अनुभव किया वो मैंने लिखा है, लेकिन वो सोचते लिखे मतलब क्या लिखे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा, मैसेंजर हम लोग हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि आप लोगों तक वो बातें पहुंचाना। शारदिया आपका है, आपके लिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं है बेटा, ये बात समझो आप। आपके ही आर्टिकल्स उसमें होने चाहिए, चाहे वो मराठी है, संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हर विषय के लिए आप लोग उसे चुनाव कर सकते हो, है ना। लेकिन आप लोग लिखे तो सही। आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखो, आप भारतीय संविधान पर लिखो। चलिए, चलिए मिलते हैं कल की तासिका में, ठीक है।